जनरल गए और जागीरदार हुक्मरान बन गए। वो जागीरदारों की हुक्मरानी का रोल चलता आ रहा है और आम आवाम ये महसूस करने लगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। जनरलों को भगाया, जो जागीरदारों को बिठा रहे थे इक़्तिदार पर, जो सिविलियन रूल आए उसमें भी वही जागीरदार इक़्तिदार में रहे। और वो सिलसिला चलते चलते आज ऐसी जगह पर पहुंचा है कि जहां पर जागीरदार सरमाएदार असेंबलियों में पहुँचे हुए हैं और उन्होंने खुद कानून साजी करके पार्लियामेंट के अख्तियारात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जनरलों के हवाले कर दिए हैं। अब पाकिस्तान में चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का जो है वो पाकिस्तान का बेताज बादशाह है। वो पार्लियामेंट से भी ऊपर है, वो समाजी ढांचे से भी ऊपर है और कोई इमरानी मुआहिदा नहीं है, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसको लताड़ दिया गया है। न मजलूम कौमों की सुनवाई होती है, न मजलूम तबकात की सुनवाई होती है। जो भी आवाज़ बुलंद करता है तो उनको उठाया जाता है और जबरी लापता का एक लामतनाई सिलसिला जारी है इस मुल्क के अंदर। इस वजह से हम समझते हैं कि मुल्क एक बिल्कुल फाशिस्ट दौर में दाखिल हो गए हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं बने, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का तो यही हाल रहा और एक बैसाखियों पर चलने वाली मईशत रही। तो हमें समझ में आ रहा था कि अमरीकी साम्राज्य ने जो खदशा था कि बड़े सगीर को डिवाइड इस मकसद के लिए किया कि यहाँ पर एक मोर्चा बने एक दूसरे निज़ाम यानी कम्युनिस्ट निज़ाम, सोशलिस्ट निज़ाम के ख़िलाफ़, और इस वजह से इसको एक सिक्योरिटी स्टेट बनाया। और सिक्योरिटी स्टेट में उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को ताकतवर किया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इदारों को ताकत नहीं बनने दी, जिस वजह से पाकिस्तान माशी तौर पर पैरासाइट रहा और वो अमेरिका और वेस्ट की मदद पर चलता रहा। और वो सिलसिला आज इस नहज पर पहुंचा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई नया टास्क नहीं दिया, इस वजह से डॉलर आने बंद हो गए और अब हमारे इक़्तिदार पर काबिज जो है वर्दी पोशों के लिए मसला हो गया है कि मुल्क को कैसे चलाया जाए। वो IMF की तरफ दौड़े हैं और मालियाती साम्राज्य इदारों की तरफ दौड़े हैं और चाइना की तरफ दौड़े हैं। चाइना का शरह सूद IMF से भी ज़्यादा, लेकिन वो भी अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो हमारे इक़्तिदार पर काबिज कुव्वतें जाके अमेरिका को हाथ जोड़ते हैं कि भाई हम तो फितरी तौर पर आपके साथ हैं। और यहाँ पर एक जुमला जो हमें अक्सर यूरोप के दोस्त मिलते हैं और वो हमें बताते हैं कि जनरल बाजवा गए बरतानिया तो वहाँ कुछ सहाफ़ी उनसे मिले, गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप चीन की तरफ जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान जो है वो इस ब्लॉक से निकल के उस ब्लॉक में जा रहा है? तो बाजवा ने जुमला कहा था कि हमारे जीन्स में वेस्ट से वफादारी है। अब इस जीन्स में वेस्ट की वफादारी है, अगर आम सराइकी ज़बान या सिंधी ज़बान या लोकल ज़बान में इसको इस्तेमाल किया जाए तो उसका मानी आप समझते हैं कि क्या होगा, कि हमारे खून में भी आपके साथ वफादारी है। और हकीकत भी है कि ये जितना यहाँ से लूटते हैं, जितना बैरूनी इमदाद मिलती है वो लूट के ले जाते हैं और जाके यूरोप में और अरब ममालिक में, ख़ास तौर पर दुबई में, USA में प्रॉपर्टी बनाते हैं, कारोबार बनाते हैं, सारे ख़ानदान वहाँ आबाद करते हैं। तो ये अमेरिका में जब गया तो वहाँ इससे भी और एक बात कही जो मैं इस महफिल में उस तरह नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड वो बात की थी, लेकिन मफ़हूम यही था। तो अब इनकी वफादारी तो उसके साथ है लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा, तो इस वजह से ये चीन की तरफ जा रहे हैं। और चीन, रूस आज एक नया आलमी साम्राज्य मरकज़ बन रहा है जो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर रहा। इस वजह से पाकिस्तान जिस तरह पहले एक फ्रंट लाइन स्टेट थी कम्युनिज़म और सरमाएदारी के दरमियान, आज जो है एक ही निज़ाम के दो कुव्वतों के दरमियान लड़ाई का मरकज़ बन गया है और इमदाद न वो दे रहा है न वो दे रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही से तबाही की तरफ जा रहा है। अवाम के ऊपर महंगाई के बोझ तले बोझ आ रहा है और इदारे प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं। वो इदारे प्राइवेटाइज़ होने के नतीजे में फिर मुल्क के
रियासती ढांचे को चलाने के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? इसकी मानी कर्जे के ऊपर कर्जा लिया जाएगा, उस कर्जे को उतारने के लिए, उसका सूद उतारने के लिए नया कर्जा लिया जाएगा। और हैरतनाक बात यह है कि कर्जों 1000 अरब से ज़्यादा के मकरूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तानी ख़जाने में इस वक्त जो है 15.366 अरब डॉलर जो है वो पड़े हुए हैं रिजर्व्स में। मकरूज़ मुल्क के ये रिजर्व्स जो है वो किस काम के? और वो अब नई इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, और वो नई इन्वेस्टमेंट ये है कि जो चलने वाले इदारे वो तो बेचे जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन बेची जा रही है, और ज़मीन के साथ उन ज़मीनों को आबाद करने के लिए दरिया बेचे जा रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि सबसे ज़्यादा चोलिस्तान में 60 लाख एकड़ का टारगेट बनाया है जो कॉरपोरेट फार्मिंग में आएगा। 45 लाख एकड़ ले चुके हैं, और उसके लिए पानी जो है वो दरियाओं से नए कैनाल बनाए जाएंगे। और ये आप तक मालूम है कि 60 में पाकिस्तान में अयूब खान ने 3 दरिया बेच दिए, और जो ख़ास तौर पर सराइकी वसैब की शहरत थे, सतलज, रावी, ब्यास। अब चनाब, झेलम और नीलम ये हिंदुस्तान से आने वाले जहाज़ दरिया हैं जो दरिया सिंध के मुआविन दरिया हैं। हिंदुस्तान ने इस साल पाकिस्तान की हुकूमत को एक लेटर भेजा है जिसमें कहा है कि सिंतास मुआहिदा अब पुराना हो चुका है। जब वो मुआहिदा हुआ उस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन 60 करोड़ से के लगभग थी, अब वो 1.5 अरब तक पहुंच चुकी है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि हमारी खुराक की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत है। और मौसमी हालात तब्दील हो गए हैं, बारिशें भी वो नहीं हो रही, वो ग्लेशियर भी नहीं बन रहे जिसके पिघलने से पानी आता था। अगर उन्होंने चनाब, झेलम और नीलम पर डैम्स की ऊंचाई अगर 2 फुट भी बढ़ा दी तो इसकी मानी इंडिया से आने वाले वो 5 दरिया जो दरिया सिंध के मुआविन दरिया हैं उसमें पानी ख़त्म हो जाएगा। काबुल जिसके 3 मुआविन दरिया हैं, एक जो है वो चित्राल का दरिया है, एक कुन्नड़ दरिया है, एक दरिया आमू से दरिया निकलता है जो काबुल पर आके आपस में मिलते हैं और दरिया काबुल बनता है। वहाँ पर चाइना की मदद से तालिबान हुकूमत ने डैम बनाना शुरू कर दिया है। इसकी मानी दरिया सिंध का ये मुआविन दरिया भी ख़त्म हो जाएगा, तो अब पूरा इन्हिसार होगा दरिया पंजगोड़ा, दरिया स्वात, दरिया कुन्हार पर। अब उसमें इतना पानी तो नहीं है कि इन ज़मीनों को आबाद कर सके। लिहाजा इन 60 लाख एकड़ को आबाद करने के लिए आबाद ज़मीनों का पानी छीना जाएगा। और यह मालूम होना चाहिए कि ज़मीन जो आबाद है वो कम पानी लेती है, जो नई ज़मीन है वो ज़्यादा पानी लेती है, और जो ज़मीन पक्की मिट्टी वाली है जिसको सिंधी में चीकी मिट्टी कहते हैं वो कम पानी लेती है। जो लटाशी ज़मीन होती है जिसमें रेत मिली हुई होती है वो कम, उससे थोड़ा ज़्यादा लेती है, और जो रेतीली ज़मीन है वो उससे ज़्यादा पानी लेती है। और चोलिस्तान जो ज़मीनें ली हैं तो 60 लाख एकड़ के लिए कम से कम 1 करोड़ एकड़ को गैराबाद करके उसको आबाद किया जाएगा। चलो, अगर चोलिस्तान की ज़मीनें वहाँ के मकामी लोगों को मिले, सराइकी वसैब के गरीब लोगों को मिले जिनको अपने घर बनाने के लिए भी कोई प्लाट नहीं है, झुग्गियों में सर्दी गर्मी में पड़े रहते हैं, उनको भी नहीं मिल रही। ये जनरलों ने कॉरपोरेट फार्मिंग तक अलाट कराई है जिसमें सऊदी अरब और यूएई का सरमाया जो मैंने बताया कि 15.366 अरब पड़े हुए हैं हमारे ख़जाने में, वो इसी मकसद के लिए आए हैं। मानी हमारे कारखाने भी बेचे जा रहे हैं, पेट्रोलियम इदारे बेचे जा रहे हैं, एयरलाइनें, सिविल एविएशन, स्टील मिल, ये सब बेचे जा रहे हैं, और साथ ही अब हमारी ज़मीनें भी बेची जा रही हैं। आवाम को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। ये सारे पैसे फौजी फाउंडेशन की तरफ चले जाएंगे। और ख़तरनाक मामला ये होगा कि अभी हम आम छोटे किसान जो है, छोटे मालिक किसान काश्तकार, वो दुकानदारों से बीज भी लेते हैं, खाद भी लेते हैं, पेस्टिसाइड भी लेते हैं, और दुकानदार जो है वो कंपनियों से पुराना 3 साल का जो माल रह गया स्टॉक में वो मंगाते हैं। तो जहाँ पर आप 100 दाने फेंके गंदम के तो बमुश्किल 40-50 वहाँ से ग्रो होते हैं।
बाकी निकलते ही नहीं, क्योंकि उनकी पोटेंसी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह खाद में मिलावट, पेस्टिसाइड में मिलावट। पिछले दिनों 3 साल पहले सुंडी, जिसको अमेरिकन सुंडी कहते हैं, उस पर 3 स्प्रे किए गए, वो नहीं मरी। तो डार्की में एक वाक़या हुआ कि हमारे किसान कमेटी के कारकुन ने, वो बहुत दब चुका था कर्ज और सूद में, उन्होंने बोतल लेकर कहा कि मैं खुद पीता हूँ, देखो मुझे मारती है। उन्होंने बोतल खोल के पी ली, कुछ भी नहीं हुआ। जो नाजुक मैदा इंसान का, उसको कुछ नहीं करेगी तो उसको क्या करेगी सुंडी को, क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं देते। और जब सर्टिफिकेट नहीं देते तो आगे चलकर हिंदुस्तान वाली सूरत-हाल बनेगी कि इंडिया में कानून आया कि वो उस ज़मीन के अनाज वो खरीदा जाएगा, सब्जी खरीदा जाएगी जिस पर सर्टिफाइड सीड का सर्टिफिकेट होगा। जिस पर नहीं होगा उनसे नहीं खरीदा जाएगा। जिस पर इंडिया में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, उन्होंने उस कानून को ख़त्म कराया। अब पाकिस्तान में यही कानून आ गया है। इम्प्लीमेंटेशन वीक है, क्योंकि अभी कारपोरेट फार्मिंग उस सतह पर नहीं आई। तो कल इन बगैर सर्टिफिकेट वालों से कहा जाएगा कि अपने घरों के गोदाम भर लो, 12 ही महीने खाते रहो, मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा उनका अनाज। और अनाज पर उनकी इस तरह अजारादारी हो जाएगी, ज़मीनें लोग बेचे देंगे। ये यहाँ के मसाइल बन गए हैं, और आवाम का एक बुनियादी तजाद जो है वो इस वर्दी पोश इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गए, जिस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इमरान खान इस इख्तलाफ में बैठा हुआ है, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, सरकारी वडेरे आवाम पर जो टैक्स लगाया जाता है उस ख़जाने से अपने पेट भर रहे हैं। वो ज़मीन कहाँ जाती है, अनाज बिकता है नहीं बिकता, उनको उसकी परवाह नहीं है। वैसे भी उनको फुल रेट मिल जाता है। पीटीआई कभी इस पर एहतजाज नहीं करती कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए तो उस दिन एहतजाज करें, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। किसानों से गंदम जो है सरकारी रेट पर न खरीदी जाए, उस पर लोग खड़े हो जाएं और एहतजाज करें, लेकिन उस पर कुछ नहीं करते। पेट्रोलियम मसलूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अशियाए सर्फ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उस पर कोई एहतजाज नहीं है। एहतजाज पीटीआई का है कि हमें गोद में बिठाओ, क्यों हमने गोद से उठा के फेंक दिया है। और इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से उन्होंने गोद से उठा के फेंका है, वरना वो इनको कड़वा नहीं है, वो उनके लिए मीठा है। क्योंकि जिस तरह आज शहबाज शरीफ जब यानी 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा जब ऐवान वज़ीर आज़म में चीफ ऑफ स्टाफ आता है, उसकी इतला होती है तो 10 मिनट पहले आके कॉरिडोर में खड़ा होता है। जब उनकी गाड़ी आती है तो दौड़े जाकर उसका दरवाज़ा खोलता है और चीफ ऑफ स्टाफ बाहर निकलता है। जब वो वापस जाता है तो उसे बिठाकर दरवाज़ा उसका बंद करता है। जो चपरासी का काम है, जो सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर का काम है, वो वज़ीर आज़म कर रहा है। इसके ख़िलाफ़ अवाम को उठना चाहिए। और अवाम जो मायूस हुई है वो इस वजह से हुई है कि पिछले दौर में जितनी भी आमरीतों फाशिस्टों का मुकाबला किया, जमहूरियत बहाल जब हुई तो जमहूरियत के नाम पर फिर चौधरी वडेरे खान, वही ख़ानदानों के बच्चे एक अल्टरनेट बनाए हुआ है। और आज तो यह है कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में हर इलाके के चौधरी मलक वडेरे बैठे हुए हैं। अगर कोई रह गया है तो इस वजह से कि उस इलाके का कोई चौधरी वहाँ पहले बैठा हुआ है, वो उसे अंदर आने नहीं दे रहा। तो अवाम की लड़ाई कौन लड़ेगा? अवाम की लड़ाई के लिए बाएं बाजू की कुव्वतों, तरक्की पसंदों को लड़ाई लड़नी होगी। अवाम को मुनज़्ज़म होना चाहिए, उन कुव्वतों के साथ उस प्लेटफार्म पर खड़ा होना चाहिए जो अवाम की बात करते हैं, जो अपने पेट, अपने ख़ानदान, अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए जुस्तजू नहीं करते। लेकिन आज से 50 साल पहले भी अगर सियासत करते थे तो अवाम की, आज भी सियासत करते हैं तो अवाम की। और उसका लिटमस ये है कि सियासत में जितना नाम बढ़ता गया, क्या उसकी इमलाक और जायदादें भी बढ़ती गई? अगर बढ़ती गई तो इसकी मानी सियासत वो बिज़नेस के लिए कर रहा है। लेकिन वो जितना नाम बड़ा होता गया और उसका हाल वही है माशी तौर पर, इसकी मानी वो अवाम से वफ़ादार है, वो अवाम की सियासत करता है। तो हम ये पैगाम लेकर आए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर
حقیقی عوامی راج قائم کرنے کے لیے, حقیقی عوامی جمہوریت قائم کرنے کے لیے, جس میں ان حکمران طبقات کا کوئی رول نہ ہو, اور یہ جو ہمارے زمینیں, دریا, کارخانے, ادارے بیچے جا رہے ہیں, ان کو بچانے کے لیے لڑائی کو, جدوجہد کو منظم کیا جائے, اور پاکستان کی فوج بیرکوں میں جائے. اس کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. انہوں نے آئین میں تبدیلی کرائی ہے کہ فوج کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کو سزا ہو جائے گی. ارے بھائی, آپ خود جب سیاست میں جا رہے ہیں تو سیاست میں تو حزب اقتدار اور حزب اختلاف ہوتی ہے. ہم جو ہمیشہ نظام کے حزب اختلاف ہیں, وہ تو ہمیشہ ان کے بھی مخالف ہیں, آپ کے بھی مخالف ہیں, کیونکہ آپ سیاست میں. باقی کمیونسٹ قومی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی قوتوں کی حمایت کرتا ہے, لیکن وہ ملک توڑنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا, ملک توڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اور کمیونسٹ جو ہے وہ پاکستان میں نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ریاست کی حیت تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ملک کو توڑنا نہیں چاہتے, اور پاکستان کو ایک ایسی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں جو ٹرم آتا ہے کہ ریاست ہو کہ جیسی ماں, یعنی تعلیم, علاج, روزگار اور ہر شادی شدہ جوڑے کو گھر, یہ ریاست کی طرف سے فراہم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ریاست جو ہے وہ اپنے وسائل نجی لوگوں کے پاس, کے نجی لوگ جو ارب پتی بنتے جا رہے ہیں, شاید خاقان عباسی جیسا بندہ ایئر لائن کا اور سول ایویشن کا منسٹر بنتا ہے تو ایئر لائن اور سول ایویشن تباہ ہوتی ہے, لیکن اس کی ایئر لائن اس سے نکل آتی ہے اور وہ دن دہاڑے ترقی کرتی جاتی ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. بہت شکریہ, مہربانی. یہ تھے جناب امداد قاضی صاحب, کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سیکریٹری جنرل. انہوں نے ملکی صورتحال اور کے بارے میں تفصیل حاصل گفتگو فرمائی. آپ کوئی کویسچنز کوئی دوست کرنا چاہیں تو؟ جی میں سر, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا ذرا اونچی آواز کیجیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے پاکستان میں جو نیا ایک انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے چولستان آباد کیے گئے ہیں, چونکہ ان کا بھی جو بارڈر ہے ہمارا چولستان کا, جو ان کا انڈیا والی سائڈ میں ہے, وہاں پہ نہری نظام بھی بہتر ہے اور وہاں زمینیں بھی آباد ہیں. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ان لوگوں نے وہاں پہ کیا انیشیٹو لیے ہیں, کیا وہ جو زمینیں ہیں چولستانی کی وہ ان روہیلے لوگوں کو دی گئی ہیں جو انڈیا سائڈ میں تھے, یا ان کا بھی ایسا ہی انفراسٹرکچر انہوں نے بنایا جس طرح ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ یہ انہوں نے روشناس کرایا ہے؟ جی جناب, انڈیا کی مثال بالکل مختلف ہے. انڈیا میں کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ بی جے پی گورنمنٹ کے سیکنڈ پیریڈ میں, سیکنڈ ٹینیور میں اسٹارٹ ہوا ہے. چولستان میں یا تھل میں انڈیا میں ایک نہر بنائی گئی جس کا نام ہے اندرا کینال, اور اندرا کینال بنا کر وہاں پر کارپوریٹ فارمنگ شروع نہیں کی گئی, بلکہ وہاں پر جو تاریخی طور پر جن کی اپنی زمینیں تھیں ان کو ہی دی گئی. ابھی ایک تازہ مثال آئی ہے, بہت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے, کہ چولستان میں ایک خاتون ہے جس کو شوق تھا ایگریکلچر کا. 15 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی ہے اور تعلیم بھی بیچاری مکمل نہیں کر سکی. اس کے پاس صرف 1 ایکڑ ہے, اور 1 ایکڑ میں انہوں نے انار بھی لگایا ہے, اور اس 1 ایکڑ میں انہوں نے اولیو بھی لگایا ہے, اور ہر سال 20 سے 25 لاکھ روپے جو ہے وہ اسے ارن کر رہے ہیں, 1 لاکھ سے. اب کارپوریٹ فارمنگ اور روایتی ایگریکلچر فارمنگ میں تھوڑا سا فرق ہم سمجھائیں. کارپوریٹ فارمنگ میں سرمایہ دار بڑا سرمایہ لے کر لگا دیتے ہیں ایک ساتھ. مثال کے طور پر 1970 میں امریکہ میں اسٹارٹ کیا. اس کے نتیجے میں جو زمین 1 ایکڑ بمشکل 50 من گندم دیتی تھی, انہوں نے وہاں سے 150 من لیا, لیکن 30 سال کے بعد زمین بنجر ہو گئی, امپوٹنٹ ہو گئی کہ اب فصل لگا نہیں سکتے. امریکہ نے اس کو ختم کیا. مونسنٹو کمپنی نے وہاں پر اپنے فارم بنائے, زمین کو دوبارہ کلٹیویٹ کیا,
और कल्टीवेशन के लिए दूसरी जगहों से ज़मीनें मट्टी ले आए और उन्होंने जो ये डेयरी फार्मिंग का है, जिसको बथान का बांध खाद कहते हैं, भैंसों का, गाय का, बकरियों का, वो वहाँ डाला और कोई 4 साल के बाद जाके वो ज़मीन इस काबिल हुई। फिर वो ले आए अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में भी यही सूरत हाल बनी, लेकिन वहाँ एक और चीज़ उभर कर सामने आई जो उससे भी ख़तरनाक है कि वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स थे, 7 साल जिन्होंने वर्कर्स ने काम किया, वो अर्जेंटीना के कैपिटल में आके उन्होंने मुजाहरा किया। कोई 1200-1500 आदमी थे, नंगे थे। उन्होंने कहा इन्होंने पता नहीं क्या पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जिसके नतीजे में हम सेक्सलेस हो गए, इम्पोर्टेंट हो गए। ये उसका, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग में पैदा होने वाली अनाज इस्तेमाल कम की जाए, वहाँ पर जो डेयरी के जानवर हैं उसका गोश्त कम इस्तेमाल किया जाए। क्यों? कि उसमें इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी बंदे को कोई बीमारी हो जाए तो उस पर एंटीबायोटिक असर नहीं करती। उन्होंने मना किया। तो इस खतरों को नज़र में रखते हुए इंडिया के किसान भी लड़ रहे हैं। तो इंडिया का जो आपने जिक्र किया, वहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग इंदिरा कैनाल बनाने के वक्त नहीं थी, अब उन्होंने शुरू की है। और यहाँ पर भी ये सूरत हाल बनेगी जो हम कह रहे हैं। हम इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं कि ज़मीन को फितरी तरीके से आबाद किया जाए ना। मिसाल के तौर पर ट्रैक्टर आने से हमें आसानी हुई कि मेहनत कम हो गई, लेकिन ट्रैक्टर के टायर के लोड की वजह से जब हल चलता है तो 1.5 फुट से नीचे जो ज़मीन है वो इतनी सीमेंट की तरह मजबूत होती जाती है, और जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं ज़मीन के, वो ऊपर आ ही नहीं रहे, वो अंदर दब जाते हैं। तो अब जो फैसलाबाद में नए एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें कहा जाता है कि खाद भी इस्तेमाल मत करो, बार बार हल भी मत लगाओ, एक मरतबा वो पेड़ तोड़ो, 1.5 फुट से नीचे जो है ज़मीन को खोदो और उसके बाद ख़त्म करो, बट्ठे बनाकर, लाइनें बनाकर उस पर फसल काश्त करो। पानी जो है वो 1/3 भी इस्तेमाल नहीं होता, खाद बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होती। वो कहते हैं कि खुद जो प्रो प्लांट इंसेक्ट्स हैं वो वहाँ परवरिश पाते हैं, और जो प्लांट का एंटी इंसेक्ट है वो आके जब अटैक करता है तो वो उसको खा जाता है। तो इस वजह से वो कुदरती फितरी तरीके ज़राअत जो है वो अब दुनिया में मुरव्वज हो रहा है, जिससे पैदावार भी ज़्यादा हो रही है। हम मसनूई तरीके से ज़मीन से बेइंतहा पैदावार तो लेंगे, लेकिन पैदावार के बाद ज़मीन इम्पोर्टेंट है। और कोई सवाल हो किसी दोस्त? मेरा सवाल ये है साहब कि ये जो कारपोरेट फार्मिंग है, जो हमारे मकामी चोलिस्तानी मेन तो ये मुतासर हो रहे हैं ना, कुछ आवाज़ बुलंद कर भी नहीं, लेकिन अब इनका नेक्स्ट फ्यूचर क्या होगा? जैसे आपने बताया कि 60 लाख एकड़, तो फिर तो सारा चोलिस्तान इनसे चला जाएगा। हमें क्या करना चाहिए उस पर? स्ट्रगल। हमारे खानपुर से कोई जमींदार है, वो फैमिली का मेंबर है, पीरजादा फैमिली से। उन्होंने पिछले दिनों कौमी असम्बली में एक सवाल किया कि मैं स्पीकर के मार्फत उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे इलाके में आके ज़मीनें अलाट कराई हैं, वर्दी वालों ने ज़मीन तो ले गए हो, लेकिन वो माल मवेशी लेकर लोग गांव वाले बाहर जाते हैं, उनको तो गुजरने दो, रास्ता भी बंद कर दिया है आपने। अच्छा, अब इसमें जो अफ्रीका का तजुर्बा बता रहा है कि वहाँ उन्होंने जो बीच बीच में छोटे छोटे गांव थे, कस्बे थे, उन लोगों को वहाँ से उठाया, होमलेस किया, और उन्होंने उनसे कहा कि आप ये ज़मीनें हमारी हैं, यहाँ से आप निकल जाएं। तो इस वजह से चोलिस्तान के लोगों से ज़मीन तो गई, लेकिन उनके घर भी जाएंगे, वो गांव भी जाएंगे, उनको उठा के कहेंगे कि जाओ जाके शहरों के इर्द गिर्द आप टेंट्स में रहकर ज़िंदगी बसर करें। यानी वो समझें कि वतन के लोग अपने वतन से महरूम हो जाएंगे, कि अपनी धरती माँ जहाँ पर उनके आबा व अजदाद की पता नहीं कितनी पुश्तों की कब्रें हैं, उस पर बुलडोज़र चला के और उनके आँखों के सामने
उनके वालदैन की कब्रों को मसमार किया जाएगा और उसको ज़मीन के अंदर हड्डियों को जो है वो ख़त्म किया जाएगा। ये तो ख़तरनाक अमल है, इसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। और हैरत हो रही है कि उस तरह की सरायकीली वसैब में जो पार्टियां हैं, हुक्मरान तबकात तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो शहबाज शरीफ का अबूरी पीरियड था जिसमें लास्ट नेशनल असम्बली, उसने ये कानून पास किया है कारपोरेट फार्मिंग का। और हमारे इमरान खान ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जो कमीशन, इकोनॉमिक कमीशन बनाया था, उसका बाजवा को मेंबर बनाया था। शहबाज शरीफ ने उस कमीशन का चेयरमैन ही फौज के सरबराह को बना दिया है। अब हम वडे चौधरी, बड़े मलक के बदमाश आता है तो उनसे पानी नहीं ले सकते, वो हमारा रास्ता बंद कर देता है। जब ये वर्दी वाले बंदूक लेकर खड़े होंगे तो हमारा असर क्या करेंगे? तो इस वजह से स्ट्रगल की ज़रूरत है। लोगों को इसके लिए शहरों में, गाँव गोठों में मुजाहरे करने चाहिए, एहतजाज करने चाहिए। और ये जो सरायकी वसैब की पार्टियां हैं, जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहती हैं, जो अपनी वतन परस्त कहती हैं, अपने कौम के मुहाफिज समझते हैं, उनको तो इस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन करनी चाहिए। सिंध में ये हो रही है और ये मुतासर होंगे सिंध, पंजाब, पंजाब में ख़ास तौर पर सरायकी वसैब और बलूचिस्तान। पख्तूनख्वा की तरफ नए जो कैनाल बनाए जा रहे हैं, उसमें एक कैनाल का मोगा बड़ा किया जाएगा, रीमॉडलिंग की जा रही है ताकि DI खान की तरफ पानी जाए, क्योंकि DI खान में मौलाना फजल रहमान ने ज़मीनें अलाट कराई हैं और जनरलों को ज़मीनें मिली हैं, तो उसके लिए पानी बढ़ाया जाएगा। बाकी सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है थल कैनाल फेज़ 2 और चोलिस्तान कैनाल, और सब पर ज़मीनें जो हैं वो फौजी फाउंडेशन को दी गई हैं, जो कारपोरेट फार्मिंग के लिए अरबों को और शेखों को बुला रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल था। ये जिस तरह आपने फरमाया, चूँकि कम्युनिस्ट जो फ़लसफ़ा है, जो थ्योरी है, उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि जी आपका जो है वो हर चीज़ नेशनलाइज्ड होती है और एक वेलफेयर स्टेट, जिसका एक हम समाज के हवाले से कहते हैं कि जी वेलफेयर स्टेट जो है वो होनी चाहिए, जिसका तकाजा हम भी कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में हमें जो है वो घर और एजुकेशन या और हेल्थ की जो है वो सहूलियात सबके लिए हो। तो इसके साथ आपने फरमाया कि जो हमारा चाइना है उसको भी आपने बोला कि जी साम्राज्य है। बेसिकली हमारी जो कम्युनिस्ट जो थ्योरी है वो चलती थी कि जो अमेरिकन, यूरोपियन जो लोग हैं, जिन लोगों ने सनती तरक्की की, तो उसको रोकने के लिए जो हमने एक नया थ्योरी पेश की गई, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मफाद जो है वो अपने बिजनेसमैन का सोचते हैं, और ये जो सोसाइटी के दूसरे जो लोग हैं वो उस लेवल पे जो है वो ग्रो अप नहीं हो सकते। तो एक किस्म का वो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है। यानी चाइना एक सोशलिस्ट मुल्क है। जी, चाइना बेसिकली जो उसकी थ्योरी है वो सोशलिस्ट है। तो हम अभी डिस्कस ये कर रहे हैं, क्या वो भी एक साम्राज्य की नई शक्ल है? बिल्कुल ठीक। यानी आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल कि हम पाकिस्तान में इकानमी को और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ से दौलत पैदा होती है, वो नेशनलाइज करना चाहते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, हम सोशलाइज करना चाहते हैं। नेशनलाइज करना अलग चीज़ है, सोशलाइज करना अलग चीज़ है। नेशनलाइज करने का तजुर्बा भुट्टो साहब ने किया और वो स्टेट कैपिटलिज्म होती है। हम स्टेट कैपिटलिज्म नहीं लाना चाहते, और वो तजुर्बा ख़ास तौर पर ज़्यादा भयानक रहा कि वडेरों और चौधरियों के बेटे, जिनका आवाम के साथ रिश्ता ही नहीं था, वतन के साथ वफादारी नहीं थी, उनको उन इदारों पर बिठा दिया और उन्होंने भैंस का दूध लेने के बजाय भैंस ही काट के खा गए। लेकिन वो मॉडल कहा जाता है स्टेट कैपिटलिज्म। सोशलाइज इदारे जो है वो अवाम के मुंतखब इदारे चलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शुगर मिल नेशनलाइज हो गई तो वहाँ पर बैठेगा कौन मैनेजर की सीट पर? मालिक तो हो गई गवर्नमेंट, लेकिन सीट पर कौन बैठेगा? जो चेयरमैन होगा, जो CEO होगा, वो मजदूरों के ओहदेदारों की तरह मैनेजर भी उसका मुंतखब होगा।
और हमारे सिस्टम में मुंतखब होने वाला आदमी मयाद 2 साल है, 5 साल है, लेकिन वक्त से पहले भी 51% लोग जिन्होंने उसे मुंतखब किया है वो रिक्विजिट करें तो वो दोबारा इंतखाब हो सकता है, वो डिसीट हो सकता है। तो एक तो ये वजाहत। दूसरी बात चाइना की। चाइना सोशलिस्ट मुल्क है या साम्राज्य मुल्क है? 2-3 चीज़ें खुसूसियात को देखते हैं। सरमाएदारी में पैदावार इंसानी ज़रूरतों के लिए होती है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती। सरमाएदाराना निज़ाम में बैंक सिस्टम जो है वो लोगों को इदारे बनाने के लिए पैसे नहीं बल्कि मुनाफा कमाने के लिए पैसे देता है। 2, तीसरा, सोशलिस्ट निज़ाम में मुल्क से बाहर सरमाया लगाया जाता है उन ममालिक की तरक्की के लिए, उनसे सूद पर रकम पर सूद कमाने के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है। अच्छा, सोशलिस्ट सिस्टम में मुल्क के अंदर इदारे डेवलप किए जाते हैं, सनतें लगाई जाती हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं, अपने मुल्क की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कि बैंक्स काम करती हैं उस सरमाए की नेशनल इंटरनेशनल लेन देन के लिए, सूद कमाने के लिए नहीं। जैसे आप अपने बैंक में जाएं तो उसमें बहावलपुर के किसी बैंक में जाएं, अगर उसके पास 10,000 अकाउंट होल्डर्स हैं तो उस 10,000 में 2 या 3 होंगे जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट में रकम होगी। बाकी आपको मिलेंगे जो 1 करोड़ से कम होंगे, कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 30,000। और उससे फ़ायदा उठाने वाला कौन है? जो वो 2-3 अकाउंट होल्डर्स हैं। वो सारा उससे कमाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, मामूली सा उसे एक मुनाफा देते हैं जो कोई गिनती में नहीं आता। चाइना में क्या हो रहा है? अच्छा, तीसरी बात कि एक्सपोर्ट फ्लाइट ऑफ कैपिटल के लिए नहीं की जाती। कि हम पाकिस्तान मिसाल के तौर पर सोशलिस्ट मुल्क है और हम चेकोस्लोवाकिया को भेजते हैं टेक्सटाइल, तो वो इसलिए नहीं कि वहाँ से अरबों डॉलर कमा के लाएं। हम इसलिए भेजेंगे कि बाटल सिस्टम के तहत वहाँ से इलेक्ट्रिक के वो मीटर बुलाए जाएं जो अमेरिकन मीटर की तरह दौड़े ना, रियल रीडिंग थे जैसे पहले हमारे पास थे। यानी बाटल सिस्टम पर ज़्यादा तवज्जो होती है। अब चाइना पहली बात तो पैदावार कर रहा है मुनाफा कमाने के लिए, और वहाँ पर सोशल सेक्टर में चीज़ें नहीं है, पब्लिक सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी है। अलीबाबा कौन है जो दुनिया में मुकाबला कर रहा है अमेरिका की वॉल स्ट्रीट पर बैठे हुए पहले टॉप के 2-3-4 को? अगर उसको अमेरिका बैन न करता, उसे कनाडा में गिरफ्तार न कराता, हुआई कंपनी के खिलाफ ये सारा गंद न होता, तो आज वो बिल गेट से ऊपर होता। इसकी मानी चाइना के अंदर भी ऐसे जाइंट जो मोनोपोली कैपिटल की लेवल पर पहुंचे वो हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के और पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स जो हैं, 30% पोलिट ब्यूरो के मेंबर, मोर देन 40% जो है वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर इंटरप्रेन्योर है, इंटरप्राइजेस के मालिक हैं, और वो पैदावार मुनाफे के लिए करते हैं। बैंक दुनिया में पहली मर्तबा टर्म आया है डेबिट ट्रैप, कर्ज देकर सूद में फंसाओ। और इस ट्रैप को समझने के लिए लेनिन की किताब है इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। सरमाएदारी साम्राज्य सरमाएदारी की आखिरी मंजिल। कि बरतानिया ने, अमेरिका ने, हॉलैंड ने, स्पेन ने, इटली ने 20वीं सदी में अपनी फर्निश गुड्स जो है वो कितनी एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाया, और सरमाया एक्सपोर्ट करके कितना मुनाफा कमाया। तो सरमाया एक्सपोर्ट करके ज़्यादा मुनाफा कमाया। आज चाइना भी अफ्रीका के, आपने देखा होगा यूक्रेन के मसले पर जनरल असेंबली में जब अमेरिका करारदाद लाए तो अफ्रीका के 2-3 ममालिक थे जो अमेरिका के साथ खड़े हुए, 99% ममालिक चाइना के साथ खड़े थे। वजह क्या थी? कि वो ट्रैप में, सूद में फंसे हुए हैं, उससे वो निजात हासिल नहीं कर सकते। और फिर अगली बात कि दुनिया के अंदर
जितनी भी मार्केटें हैं उस पर चाइना कब्जा कर चुका है और अरबों डॉलर इंपोर्ट कर रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल कर रहा है। तो इस वजह से चीन को हम कहते हैं कि नया फेज जो 21वीं सदी में तेज़ी से मुरव्वज होता जा रहा है वो है सरमाए कैपिटल एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाना। जैसे रियासतें आपके सामने मफलूज हो जाती हैं, तो चाइना उस फेज में दाखिल हो चुका है। इस वजह से इस वक्त जो है चाइना को आलमी साम्राज्य का पुलिसमैन का सिर्फ रुतबा नहीं मिला, उसकी वजह यह है कि फौजी तौर पर कमज़ोर है और वो फौजी तौर पर रशिया से मदद ले रहा है। तो रशिया और चाइना मिलकर दुनिया के अंदर एक नया ब्लॉक बना रहे हैं। हम जब चाइना को साम्राज्य कहते हैं तो इसकी मानी ये नहीं है कि अमेरिकी साम्राज्य को माफ़ कर रहे हैं। अमेरिका साम्राज्य है ये, क्योंकि लोग गलत फहमी का शिकार हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सीपेक ग्वादर हमारी ज़रूरत थी? कतई नहीं। हमारी कासम पोर्ट से, कराची पोर्ट से सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, तो ग्वादर पोर्ट बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर बनाया ही चाइना ने, क्योंकि चाइना को वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से घूमकर साउथ चाइना सी से जब पहुँचता है तो कोई 18,500 किलोमीटर उसके पड़ते हैं चिल्ली से लेकर, और जब ग्वादर से वो चला जाता है तो कुल 8,000 किलोमीटर, 10,500 किलोमीटर उसके बच जाते हैं। तो चीन से कहते हैं कि भाई पैसे दो, ग्वादर पोर्ट का हम आपको ही ठेका देते हैं, आपका हमारे ऊपर कर्जा हुआ और उसका सूद और कर्जा हम आपको उतारेंगे। वो उनके हवाले कर दिया। अब उनमें से पाकिस्तान को गवर्नमेंट को क्या मिलता है? उसके शेयर्स, एसेट्स कितने हैं पाकिस्तान के पास? 10%, 90% जो है वो उनके पास है। इसी तरह श्रीलंका में हबन टोटा पोर्ट बनाया, कोलंबो पोर्ट फंक्शनल था, डीप सी में है, वो सारी उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। हबन टोटा पर उन्होंने सारा कर्जा लेकर उसको बनाया। आज हबन टोटा कोई जहाज़ ही नहीं जाता, रिकवरी नहीं होती। उसके बदले चाइना ने श्रीलंका से कहा, उन्होंने कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स थे वो चाइना को दे दिए। अब जब कंपनियां चली गई, कुछ आ नहीं रहा, तो इसकी मानी मज़ीद कर्जा लें, और कर्जे में फंसते फंसते आज हबन टोटा चाइना के हवाले किया है, उसके बावजूद श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ये होती है साम्राज्य की खुसूसियात। इस वजह से चाइना को हम साम्राज्य कहते हैं। अगर टाइम है तो और सवाल करें। हाँ, ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनसे पूछे, अभी इनके भी सवाल आते हैं। क्या मैं एक सवाल पूछूं? अगर आप मेरा सर ये सवाल था कि जिस तरह सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट के हवाले से, तो चूँकि पाकिस्तान जो है वो हलीफ रहा है सरमायादारा निज़ाम का, तो उन लोगों ने इंडस्ट्रियल तो सोशल सिक्योरिटी कर दी है कि जी लेबर लॉज भी बन गए, रेगुलेशन भी मतलब बनी हुई है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है। अक्सर का तो जो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ओवरऑल नहीं होता। पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो ज़्यादा है। अगर हम एक कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर 70% जो है वो ये कह रहा है, ऑलमोस्ट 30% इंडस्ट्री से आता है। तो सोशल सिक्योरिटी में कहीं फार्मर के लिए नहीं मतलब रेगुलेशन की हमें मुतालबा करना चाहिए कि जो लोग फार्मिंग करते हैं, फार्मर हैं, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं है। ये आफत आती है, कोई पानी के मसाइल है या कुछ भी, जिस तरह अभी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है ग्लोबली, तो इसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी हो रहा है। सवाल रखें ना कंक्रीटाइज करके, आपके बड़ा हो जाता है। जी बस मैं चाहता कि हम इसके लिए कोई रेगुलेशन, इसका कोई मुतालबा किया जाए सोशल सिक्योरिटी के हवाले से फार्मर के लिए। पहले तो ये सोशल सिक्योरिटी को खुद समझने की ज़रूरत है। यूरोप के जितने भी सोशल सिक्योरिटी देने वाले ममालिक हैं उसमें स्टेट नहीं देती। काम करने वाला बंदा जो है उसकी एक मखसूस एज तक उन्होंने काम किया, उस मुताबिक उसे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि उसकी तनख्वाह से वो कटता है। और पाकिस्तान में वो मॉडल अपनाया गया है कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर 100 रुपया
सोशल सिक्योरिटी में जमा होता है एक फर्द का, तो उसमें 33% जो है मजदूर का है, 33% सरमाएदार ने दिया, और वो रकम गवर्नमेंट के पास आ गई, 33% गवर्नमेंट ने दिया। अब गवर्नमेंट ने जो 33% दिया वो तो असल में उस 66% से मुनाफा है जो बैंक में रखा गया है। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि खुर्शीद शाह साहब ने उसमें खुर्द बुर्द की वर्कर्स वेलफेयर फंड में, और उन्होंने प्लाट जो है वो लिए, जिस प्लाट की कीमत 1 करोड़ रुपया थी, उन्होंने 1 अरब रुपया शो करके वो वर्कर्स वेलफेयर फंड से जो है रकम लगा दी। उनको क्या अख्तियार है? अभी नवाज शरीफ ने वर्कर्स वेलफेयर फंड से जो है वो कर्जों की किस्तें अदा की। तो ये रकम जो है वो मजदूर और सरमाएदार की इकट्ठे होती है, जिसको गवर्नमेंट जो है वो वर्कर को वेलफेयर देती है। लेकिन वो भी अब तो क्योंकि थर्ड पार्टी सिस्टम हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम करते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं, इस वजह से कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हमारा कम्युनिस्टों का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मुख्तलिफ है। हम कम्युनिस्टों का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम यह है कि हम हर मुल्की शहरी को सोशल सिक्योरिटी देते हैं, सिर्फ वर्कर को नहीं, हर शहरी को। मिसाल के तौर पर जब हमारी हुकूमत आई है और जरदारी साहब और गिलानी साहब और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये जितने पीटीआई में सरमाएदार हैं, तो ये फ़िलहाल तो होंगे जेलों में, और उनको हम कुछ काम सिखाएंगे ताकि वो काम करने के काबिल हों। तो उनका इलाज वगैरह जो होगा, वो जो काम करेंगे उससे जो कटेगा उस पर नहीं होगा, बल्कि वो नॉर्मल शहरी होंगे, रियासत उनके लिए बंदोबस्त करेगी। तो पाकिस्तान में किसान की जो आप बात कर रहे हैं, हम सिर्फ किसान नहीं बल्कि हर शुबाए ज़िंदगी में काम करने वाले बंदे को काम करना होगा। लेकिन ये एज जो है, ये एज 60 से अबव हो गया, वो तो रियासत का वर्सा है, वो रियासत का वर्सा है, और वो रियासत संभाल के रखती है कि देखो इन लोगों ने मेहनत करके इसको वेलफेयर स्टेट बनाया है, और उनको घर बैठे उनकी सेहत, उनकी खुराक, उनके हर चीज़ की ज़रूरत जो है वो रियासत पूरी करती है। तो किसानों को जब तक हमारा इनकलाब नहीं होता तब तक हम यही बात कहेंगे कि जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से फंड मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीमें मिलती हैं, इसी तरह किसानों को भी मिलनी चाहिए। बल्कि किसान तो और ज़्यादा बुरे हालात में गुजारते हैं, इस वजह से उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिलना चाहिए, और यूरोप की तरह उन्हें पेंशन भी मिलना चाहिए। और ये जो थर्ड पार्टी सिस्टम है ये ख़त्म करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। जिसके पास भी फैक्ट्री में, ज़मीन में काम करने का, मेहनत करने का कार्ड मुयसर हो, स्टेट उसे सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटी दिया करे। और जी कोई क्वेश्चन? अब आप नहीं, अपने आप साथ बोलिए, आप हाँ, मैंने तो आपसे जब आते हुए गाड़ी में मैंने आपसे बात की थी कि रोज़नामा जंग के एडिटर का कॉलम आज से कोई 3-4 महीने पहले अपना बांग्लादेश का में जो तब्दीली आई है उससे पहले एक कॉलम छपा था, और उसने तजवीज़ किया था कि पाकिस्तान के लिए 2 मॉडल हैं जिन पर कि उसे सोचना चाहिए, और एक मॉडल उसे, तो वो उसने कहा था कि एक तो बांग्लादेश का मॉडल है और एक बर्मा का मॉडल है। तो मैंने उसे फ़ोन किया और उसे मैंने कहा कि एक तीसरा मॉडल भी है, उसे भी आप वो करें, और वो है नेपाल का। तो वो मैंने नेपाल का इस हवाले से ज़िक्र किया था कि सोवियत यूनियन के तहलील होने के बाद पाकिस्तान का वो किरदार नहीं रहा जो कि अमेरिका ने जो कायम किया हुआ था, तो बल्कि एक यहाँ पर नया तज़ाद पैदा हो गया CPEC के हवाले से और US से इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से। तो उसमें पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा, और पाकिस्तान के वो भी नहीं कर रहा है जो ऊपर की एलीट क्लास है। तो ये एक कदर मुश्तरक है नेपाल की
اور پاکستان کی کہ نیپال کو بھی انڈین دباؤ کا شکار تھا، جبکہ پاکستان بھی انڈین دباؤ کا شکار اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے سی پیک کے حوالے سے۔ تو وہ نیپال میں قائد صاحب آپ تو جاتے رہے ہیں کمیونسٹ پارٹی کے تقریبات میں، آپ نے بڑا اسٹڈی کیا ہوگا، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیپال کا سسٹم کیا ہے، تو وہاں پر لوگوں کی حالت کیا ہے، نیپال کا سسٹم کیا ہے، تو کیا وہ فیزیبل ہے کہ ویسا ہی سسٹم پاکستان میں کہ قومی طاقتیں اور لیفٹ کی طاقتیں آپس میں مل کر ایک نیا نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بنائیں جو کہ اس ملک کو چلا سکے؟ صحیح۔ مرزا سعید صاحب، آپ انٹلیکچول بندے ہیں اور آپ نے اس کالم نہیں بلکہ پاکستان کی جو ساخت ہے، اسٹرکچر ہے، سوشو اکانومیکل پولیٹیکل، اس بنیاد پر ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے سوال رکھا ہے۔ تو نیپال، بنیادی طور پر نیپال جو ہے اس میں فارن پالیسی میں تبدیلی آئی ہے کنگڈم کے ختم ہونے کے بعد، باقی سوشو اکانومک سسٹم میں ابھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہاں پر آج بھی انتہائی جبری شکل سائیکل رکشا کی وہ موجود ہے۔ میں اتنی زیادہ مرتبہ نہیں گیا، ایک ہی مرتبہ گیا ہوں، لیکن ہمارے دوست جو ہے مختلف پروگرام میں اور دوست بھیجتے رہتے ہیں۔ فیصل آباد سے ہم نے دوست بھیجے آج سے 4 سال پہلے، آج سے 3 سال پہلے ہم نے بلوچستان سے دوست بھیجے، آج سے 1 سال پہلے لاسٹ ایئر ہم نے پنجاب سے دوست بھیجے۔ ان سب نے جو آ کے بات بتائی وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یعنی ایک دکاندار سے پوچھا گیا کوئی چیز خریدنے کے وقت کہ آپ کا یہ نظام اچھا ہے یا پہلے والا نظام اچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو وہ بادشاہ کا نظام اچھا تھا، ان کی حکومت کے آنے کے بعد تو ہماری کاروبار ہی ختم ہو گئی، لوگوں کا پرچیزنگ پاور نہیں رہا۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ووٹ کے ذریعے جہاں بھی کمیونسٹ اقتدار میں آتے ہیں، حالانکہ وہاں کمیونسٹوں کے 2 ماڈل تھے، وہ دونوں مل کر چلا رہے ہیں۔ ایک ماؤسٹ ماڈل جس کا سربراہ جو ہے کمیونسٹ پارٹی آف نیپال ماؤسٹ کا پراچندہ ہے، اور دوسرا کمیونسٹ پارٹی آف نیپال یونائٹڈ مارکسسٹ لیننسٹ UML کا سربراہ کامریڈ الی ہے۔ ان کا ماڈل دونوں کا ترقی کا، سوچ کا، اسٹرکچر کو چلانے کا، پاور گین کرنے کا مختلف رہا، لیکن انہوں نے مل کر پاور حاصل کیا۔ اب وہ اقتدار میں شیئر ہولڈر بھی ہے، لیکن ووٹ کے ذریعے جو انقلابی حکومت قائم ہوتی ہے وہ نظام کو نہیں بدل سکتی، کیونکہ نظام کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور نظام جو ہے اس میں پرانے نظام کی قوتوں سے آپ نئی چیزوں کو تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پرانے نظام کی قوتیں پاؤں کا زنجیر بن جاتی ہیں، نظام کو بدلنے نہیں دیتی۔ اس وجہ سے سوشو اکانومک اسٹرکچر میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کر سکے۔ ہاں پولیٹیکل ہے کہ پارلیمنٹ اب وائس ہے، آواز ہے، جو کنگ کی پارلیمنٹ تھی وہ جسٹ لائک ایک شورا تھی، مجلس شورا تھی، لیکن فارن پالیسی میں تبدیلی آئی ہے۔ اور فارن پالیسی میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ پہلے نیپالی کانگریس کی جب تک گورنمنٹ رہی، جب تک کنگڈم رہی، تو انڈیا کے اثر میں رہی۔ اب وہ انڈیا کے اس طرح سب سرویٹ نہیں ہے، اب وہ آزاد پالیسی رکھتے ہیں، چین کے ساتھ زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ اس لیے انڈیا نے BJP کی پہلی گورنمنٹ ٹینیور نے پیپلز پارٹی کا تاج حیدر وہاں گیا تھا، انہوں نے واپسی میں مجھے کہا کہ وہاں کمیونسٹ پارٹی UML والوں کا کوئی فنکشن تھا، تو اس میں ہم بھی گئے،
तारुफ हुआ और मैंने उनसे कहा कि हम लेफ्टिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन हैं पीपल्स पार्टी में। तो उन्होंने कहा यार कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों को हम ईमेल भेजते हैं, आप हमारा पैगाम भी पहुंचाइएगा कि इंडिया की गवर्नमेंट ने नेपाल के बॉर्डर के साथ जो मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं उनको उकसाया है और वो नेपाल को तोड़ना चाहते हैं, अलग रियासत बनाना चाहते हैं। और उन्होंने हड़तालों की वजह से इंडिया से सप्लाई बंद कर दी है। तो इंडिया डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो उन ट्राइब्स को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे चाइना के लिए यहाँ पाकिस्तान में मुश्किलातें पैदा की जा रही हैं। तो ताज हैदर ने कहा, वो कह रहे थे कि आप इंडिया की पार्टी से बात करें कि सीपीएम कुछ प्रेशर डेवलप करे, सीपीआई कुछ प्रेशर डेवलप करे या लेफ्ट फ्रंट कुछ प्रेशर डेवलप करे, तो इंडिया की गवर्नमेंट इस तरह की हिकमत अमलियों से पीछे हटे। फिर मैंने उनसे भी कहा, हमने उनको ईमेल भी किया कि आप पूरा केस बना के भेजें ताकि हम इंडिया वालों से कहें। उन्होंने भेजा, हमने फिर इंडिया की तमाम पार्टियों के, हमारे जिनसे रिलेशनशिप है, हमारे वहाँ पर फ्रेटर्नल रिलेशनशिप है इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट से, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया से, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर कम्युनिस्ट उनके साथ है। हमने चारों को भेजा और उन्होंने वहाँ पर ठीक ठाक एजिटेशन किया। इसके नतीजे में अब वहाँ पर वो जो हुल्लड़बाजी होती थी और आए दिन ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाती थी, जिससे गुड्स इंडिया से नेपाल की तरफ आना बंद हो जाते थे, वो सिलसिला काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। हाँ, अलबत्ता चाइना की तरफ अब उस तरह की ट्रांसपोर्ट का सिलसिला बाकायदा है नहीं। इस वजह से कभी कभार वो इंडिया के सरमाएदारों की मार्फत इनको थोड़ा सा बहरान में मुब्तला करते हैं, लेकिन वो पॉलिसी अब आज़ादाना रखी हुई है, बैलेंस रखी हुई है कि अब वो इंडिया के सब सर्वेंट नहीं है। ये तो मेरा क्वेश्चन यही था कि नेपाल में वो तब्दीलियाँ, सोशलिस्ट तब्दीलियाँ तो नहीं ला सका वहाँ पर, जो इत्तेहाद था लेफ़्ट की पार्टियों का, तो उसमें जो कौम परस्त पार्टियां हैं वो भी शामिल होंगी यकीनन, वो जो वहाँ पर स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। लेकिन एक बात तो उन्होंने की कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वो अमेरिका के इंडिया के अंडर हैंड नहीं रहे। यही पाकिस्तान को भी तो यही यहाँ की जो एलीट क्लास है उसको इसी बात की ज़रूरत है कि इंडिया की जो वो है बालादस्ती या उसके कंट्रोल में पाकिस्तान ना चला जाए सी पैक के हवाले से। तो इस तरह यानी वो उस मॉडल के को स्टडी किया जा सकता है कि उसे ज़्यादा बेहतर बनाकर कि पाकिस्तान में ये लोग जो हुक्मरानी कर रहे हैं या इस सिस्टम को जो कायम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मूसा सईद साहब, ये बहुत अहम बात है। लेकिन देखें, अगर नेपाल में एक आम शहरी के ये सेंटिमेंट्स हैं तो आप अंदाज़ा करें कि ये सिस्टम सस्टेन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। और ब्यूरोक्रेसी, अभी तो उनको गवर्नमेंट चलाते हुए 7 साल हो गए। जो इन्होंने रिक्रूटमेंट की है वो उन सीनियर पोजीशन तक कब पहुंचती है। तो पुराने निज़ाम की कुव्वतें इनको सबटाज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बट सिलसिलेवार जो इलेक्शंस हो रहे हैं, कम्युनिस्टों की सीटें कम हो जाती हैं। अभी जो इससे पहले गवर्नमेंट थी उन्होंने कांग्रेस के साथ, नेपाली कांग्रेस के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाई। तो इस वजह से बुनियादी सवाल है वहाँ के सिस्टम को सोशो इकोनॉमिकली चेंज करना। जो पाकिस्तान के हवाले आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ज़रूरत है कि न हम सब सर्वेंट हो अमेरिका के, न हम चाइना की बालादस्ती कबूल करें, न हम इंडिया की बालादस्ती कबूल करें। हमारी सबसे पहली ज़रूरत है कि अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत करें, जो इन हुक्मरानों, इस अशराफिया की सूरत में हमें नज़र नहीं आता। हाँ, वैसे ये सूरत हाल तो बड़ी एक्सीलेंट होगी। मैं जी से ज़रा